अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी कि हीम की डिग्रेडेशन किस तरह से होती है और जॉइंटिस जो है वो क्या चीज़ है। अच्छा, अ, हीम के सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास 85% तक जो हमें हीम ग्रुप मिलता है वो रेड ब्लड सेल से मिलता है, हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन से। हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है वो 22 मंथ्स होती है और वो उसके बाद जो है उसकी रीजनरेशन करवाई जाती है। तो अब वो जो रेड ब्लड सेल्स है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, उनकी ब्रेकडाउन की जाती है और उसकी ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे पास हीमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन की जाती है तो उसमें हीम ग्रुप हमें मिलता है और उस हीमो ग्रुप को फिर हम लोग जो है वो डिग्रेड करते हैं। 15% जो है हमारे पास वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स से और साइटोक्रोम्स से जो है ना हमें मिलता है। अच्छा जी, अ, ये जो डिग्रेडेशन है हमारे पास इस हीम ग्रुप की, ये होती है मैक्रोफेजेस की तरफ से। मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसका पार्ट है। वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है हमारे पास मैक्रोफेजेस की। इनको हम लोग रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम्स के नाम से भी जो है वो जानते हैं, क्योंकि ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं स्प्लीन और लिवर के अंदर। सो यहाँ पर ही इस हीम की जो है ना वो डिग्रेडेशन होती है। बात करते हैं कि इसकी डिग्रेडेशन होती किस तरह से है। इसका प्रोसेस को जो है ना हम लोग देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स का ओल्ड मैक्रोफेज ने जो है उसको एनगल्फ किया एंडोसाइटोसिस के थ्रू, उसकी ब्रेकडाउन की, और उसमें से हीम ग्रुप को जो है वो सेपरेट किया। अब ये जो हीम ग्रुप है, ऑक्सीजन और NADPH की मौजूदगी में इसकी जो है ना वो हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो है वो ब्रेकडाउन की जाती है। आपने पढ़ा था कि हीम ग्रुप के सेंटर में जो है ना वो एक पोरफायरिन रिंग होता है। 4 पायरोल रिंग्स जो है वो आपस में एक रिंग फॉर्म में मौजूद होते हैं, सेंटर में आयरन होता है और इस आयरन को जो है ना वो ऑक्सीडाइज करवाकर इसमें से इसको जो है वो फेरिक कंपाउंड आयन की फॉर्म में जो है ना वो सेपरेट करवा दिया जाता है और ये ऑक्सीजन जो है ना वो एंटर करवा दी जाती है हीम की के अंदर, हीम ग्रुप के वो जो पोरफायरिन रिंग के अंदर है। अब उसके अंदर जब ऑक्सीजन को एंटर करवाया जाता है तो इनका हाइड्रोक्सल ग्रुप एंटर होता है। अब ये हाइड्रोक्सल ग्रुप की एंटरिंग की वजह से ये जो एक रिंग फॉर्म में था वो टूट जाता है और एक स्ट्रेट चेन बन जाती है। इसको हम लोग जो है ना वो बिलीवर्डिन के नाम से जानते हैं और इसका जो कलर है वो स्लाइटली ग्रीनिश हो जाता है। अब ये बिलीवर्डिन की मजीद जो है ना वो बिलीवर्डिन रिडक्टेज के साथ जो है ना वो मजीद इसकी रिडक्शन की जाती है। अब इसकी रिडक्शन से हमारे पास जो है ना वो बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है, जो कि स्लाइटली जो है ना वो ऑरेंज या रेडिश कलर का जो है ना ऑरेंज रेडिश कलर का जो है वो बनता है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कलर्स के जो हमारे पास ये कंपाउंड्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली बता रहे होते हैं कि हीम की जो डिग्रेडेशन है वो किस स्टेप पे जो है ना वो प्रोसीड कर रही है। अब ये बिलिरुबिन जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, बहुत स्लाइटली सा जो है ना वो डिसॉल्व होता है। सो इसलिए जो ही बिलिरुबिन ब्लड के अंदर रिलीज ही रहता है तो ब्लड में प्लाज्मा में मौजूद होती है एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन के साथ जो है ना वो कम्प्लेक्स बना देता है और ये एल्ब्यूमिन का जो कम्प्लेक्स है ये इस बिलिरुबिन का अलाउ करता है कि ये मैक्रोफेजेस के अंदर से निकल कर ब्लड के अंदर जो है वो रोटेट कर सके। अब बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स यूं ही एंटर होता है इस लिवर के अंदर, तो बिलिरुबिन जो है ना वो सेपरेट हो जाता है और बिलिरुबिन के साथ जो है ना वो ग्लूकोयूरोनाइड कंपाउंड को जो है डाई ग्लूकोयूरोनाइड कंपाउंड को जो है वो ज्वाइन करवा दिया जाता है बाय दीज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ UDP ग्लूकोयूरोनिक एसिड। अब ग्लूकोयूरोनिक एसिड जो है ना वो एक्चुअली इसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये बिलिरुबिन डाइक्लोरो डाई ग्लूकोयूरोनाइड जो कंपाउंड बनता है, इसको एक्चुअली और इसके साथ एसोसिएटेड कुछ दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ दूसरे साल्ट्स होते हैं जो इससे ही मिलते जुलते हैं, इससे ही ड्राइव होते हैं, उनको हम लोग जो है ना वो बाइल के नाम से जानते हैं। सो ये बिलिरुबिन और डाई ग्लूकोयूरोनाइड कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली जो है ना हमारी बॉडी से रिलीज किया जाता है, लिवर से रिलीज किया जाता है और लिवर से दोबारा से जो है ना वो एंटर करवा दिया जाता है बिलिरुबिन। अच्छा जी, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बिलिरुबिन जब एंटर होता है इधर कम एल्ब्यूमिन से ब्लड प्लाज्मा से जब वो एंटर होता है लिवर के अंदर, तो वो बिलिरुबिन जो है ना वो थोड़ी देर के लिए एक दूसरी प्रोटीन के साथ जो है ना वो बॉन्डिंग करता है। ऑब्वियसली उसने एल्ब्यूमिन को छोड़ा है तो उस पोर्शन को जो है ना वो स्टेबलाइज रखने के लिए एक इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती है, जिसको हम लोग जो है ना वो लिगांडिन लिगांडिन का नाम से जो है ना वो जानते हैं।
अच्छा जी। अब ये यूडीपी जो है यूरोडाई फॉस्फेट जो है वो इसके साथ अपना जो ग्लूकुरोनिक एसिड है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और यूडीपी जो है वो सेपरेट हो जाती है। यहाँ से हम देखते हैं इसका टोटल जो है ना वो पाथवे के बाइल जो है या हीम ग्रुप की जो डिग्रेडेशन होती है वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा जी, रेड ब्लड सेल्स जो कि ब्लड वेसल के अंदर जो है वो रोटेट कर रहे हैं, वो एंटर होंगे मैक्रोफेजेस के अंदर। मैक्रोफेजेस के अंदर जो है वो हीम की ब्रेकडाउन की जाएगी। बिलिरुबिन जो है वो रिलीज़ किया जाएगा थ्रू बिलिरुबिन प्लाज्मा की फॉर्म में, ठीक है? और ये बिलिरुबिन प्लाज्मा कॉम्प्लेक्स सॉरी बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांसफ़र करेगा बिलिरुबिन को टुवर्ड्स लिवर। और लिवर के अंदर हम लोगों ने कहा कि उसको जो है ना वो ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ जो है वो कॉन्जुगेट करवा दिया जाता है। यहाँ से आया बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जो है वो लिवर के अंदर गया। लिवर के अंदर जाने के बाद बिलिरुबिन ग्लूकोयूरोनिक एसिड का कॉम्प्लेक्स बना बीजी के नाम से। अब ये जो बीजी है हमारे पास, ये बीजी ट्रांसफ़र करेगा ये जो बिलिरुबिन और ग्लूकोयूरोनिक एसिड का कॉम्प्लेक्स बना था लिवर के अंदर, इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन में जो है ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज, वो इस ग्लूकोयूरोनिक एसिड को जो है ना वो रिमूव करवा देंगे और बिलिरुबिन को जो है ना वो कन्वर्ट करवा देंगे इनटू यूरोबिलिनोजेन। और यूरोबिलिनोजेन के अंदर कन्वर्जन में से अब कुछ पोर्शन ऐसा होगा इस यूरिनोबिलिनोजेन का जो कि हमारे फीसिस में रिलीज़ कर दिया जाएगा इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज के थ्रू के साथ जो है ना वो इसको मज़ीद ब्राउनिश स्टीरो स्टीरिको बिलोन बिलिन के नाम से कन्वर्जन करेंगे और देन जो है ना उसको फीस में एक्सक्रीट कर देंगे। लेकिन इसका कुछ पोर्शन जो है ना वो दोबारा से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होता है और वो हमारे यूरिन के थ्रू रिलीज़ होता है। और इसी वजह से इसी यूरोबिलिन की वजह से हमारे जो यूरिन का कलर है वो स्लाइटली पेल होता है, ठीक है? और ये यूरोबिलिन जो है ये कुछ साइक्लिक मैनर में भी हमारे इस इंटेस्टाइन से लिवर, लिवर से दोबारा इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना कुछ पोर्शन इसका जो है वो साइक्लिक मैनर में भी रोटेट करता है। सो ये बिलिरुबिन जो है वो यहाँ पर आने के बाद कन्वर्ट होगी यूरोबिलिनोजेन के अंदर। यूरोबिलिनोजेन जो है उसके आगे 3 पाथवेज़ बन रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो फीसिस के थ्रू निकल जाएँगे। कुछ पोर्शन जो है वो इधर साइक्लिक फॉर्म में रोटेट करेगा और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हमारे यूरिन के थ्रू जो है वो पास ऑन होगा, ठीक है? और ये जो है यूरोबिलिनोजेन यही इसी की वजह से हमारे यूरिन का जो कलर है वो स्लाइटली पेल हो जाता है। होप्स हो के यहाँ से जो है ना आपको हीम ग्रुप की डिस्ट्रक्शन, हीम ग्रुप से बिलिरुबिन का बनना, बिलिरुबिन की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, ये सारे के सारा जो है वो इस चार्ट से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। जी, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद दिस वन। उसको हम लोग देखते हैं जी कि हम लोगों ने यहाँ पर ना ये बात पढ़ी थी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जब ये हीम ग्रुप की डिस्ट्रक्शन हो रही थी तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो वैसोडाइलेटर के तौर पे काम करता है। ये वैसोडाइलेशन करवा देता है, ब्लड वेसल्स को जो है ना वो बारीक कर देता है जिससे जो है ना वो इजीली एक्सपोर्टिंग हो सकती है उस जगह के ऊपर। और इससे क्या होता है कि ये जो बिलिरुबिन है इसकी एंट्री या इसका ब्लड वेसल्स को से निकलकर दूसरे सेल्स के अंदर जाना जो है वो आसान हो जाता है और ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करता है। ये जो है ना एक सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है। बिलिरुबिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स कलेक्टिवली कॉल्ड बाइल पिगमेंट्स, ठीक है? तो मेजर कंपोनेंट उसके अंदर बिलिरुबिन ही होता है, ठीक है? लेकिन उसके साथ कुछ दूसरे सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं, कुछ दूसरे कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम लोग कलेक्टिवली फिर जो है वो बाइल पिगमेंट के नाम से जानते हैं। और ये बिलिरुबिन जो है ना वो एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स को जो है ना वो रोकने में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा जी, कुछ सर्टेन एनोनिक ड्रग्स होती हैं जिसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं सैलिसाइलेट्स एंड सल्फोनामाइड्स। अगर ये कंपाउंड्स जो है ना वो ख़ास तौर पे चाइल्ड्स को दिए जाएँ तो उनके अंदर ये केस होता है
कि ये एल्ब्यूमिन और जो बिलिरुबिन का कॉम्प्लेक्स होता है प्लाज्मा में, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और बिलिरुबिन जो है ना वो फिर एंटर हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बिलिरुबिन की एंट्री, चूँकि बिलिरुबिन एक जो है ना वो एक्टिव कंपाउंड है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाने के बाद जो है उस सेल को डैमेज कर सकता है। अच्छा जी। लेक्टरस या जॉइंडिस किसे कहते हैं जी हम लोग, येल्विश ऑफ स्किन, नेल बर्ड्स एंड स्क्लेरा, स्क्लेरा ऑफ आई जो होता है वो वाइट पोर्शन होता है। जब वाइट पोर्शन भी जो है येलिश होता है, ऑब्वियसली इस ड्रेकोला जैसी आइज तो नहीं, लेकिन स्लाइटली पेल जो है ना वो आइज हमें देखने को मिलती हैं इस केस में, जॉइंटिस के केस में। अच्छा जी, इसकी रीज़न क्या होती है ये पेलनेस की, कि बिलिरुबिन जो है ना वो ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। हमने अभी ये बात की कि बिलिरुबिन जो है उसने बॉडी से एलिमिनेट होना है, ठीक है, और वो फीसिस के थ्रू एलिमिनेट होता है, जिसकी वजह से हमारे फीसिस का कलर भी जो है ना वो ब्राउनिश टाइप, येलोविश ब्राउनिश टाइप जो है वो निकलता है। तो एक्चुअल में अगर वो फीसिस के थ्रू प्रॉपर्ली एलिमिनेट या एक्सक्रीट डेफिकेट नहीं हो रहा, तो वो कहाँ पर आएगा, वो ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो है ना ये सारे का सारा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आएगा, और इसी कंडीशन को हम लोग जो है ना वो जाइंटिस कहते हैं। 3 मेजर टाइप्स हैं इसकी, प्री हेपेटिक जिसको हीमोलिटिक जाइंटिस भी कहते हैं, हेपेटिक जिसको हेपेटोसेलुलर जाइंटिस कहते हैं, देन पोस्ट हेपेटिक जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस के नाम से जानते हैं। इन तीनों की डिटेल पढ़ते हैं। हीमोलिटिक जाइंटिस, हीमोलिटिक, हीमोलाइसिस कहते हैं हम लोग हीम ग्रुप की ब्रेकडाउन का होना, ठीक है, कि हीम ग्रुप की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होने जा रही है, हीमोलिटिक जाइंटिस। तकरीबन हमारे जो लिवर है उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो तकरीबन 3000 mg बिलिरुबिन पर डे के हिसाब से जो है ना उसको वो कॉन्जुगेट करवा सके यूरोबिलिनोजेंस की फॉर्म में, और उसको बॉडी से एलिमिनेशन करवा सके। लेकिन सॉरी, मैं अपनी बात ज़रा रिपीट करता हूँ, मैं मिस इंटरप्रेट कर गया हूँ। हमारी बॉडी की नॉर्मल डे के अंदर जो है वो 300 के करीब जो है ना वो कैपेसिटी होती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में जो है ना वो तकरीबन हमारी बॉडी के अंदर 3000 मिलीग्राम बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि जितनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है इस बिलिरुबिन को कन्वर्ट करने की इनटू द बिलिरुबिन ग्लूकोयूरानिक एसिड कॉम्प्लेक्स, उससे ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो लिवर उसको संभाल के या स्टोर करके नहीं रख सकता, एक ख़ास अमाउंट में ही जो है ना वो सिर्फ उसकी स्टोरेज कर सकता है। अगर वो इस अमाउंट से ज़्यादा हो गया है तो ऑब्वियसली वो जो है ना वो बिलिरुबिन डिफ्यूज़ करना शुरू कर देगा ब्लड के अंदर, ठीक है। और ये ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों हो रही होती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, वेट काइनेसिस और ग्लूको किसी भी जो है ना वो एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना वो इस रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, रेड ब्लड सेल्स की सॉरी ब्रेकडाउन हो सकती है। अब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रही है तो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो बिलिरुबिन जो है वो लीक कर जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है ना। तो इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, इंक्रीज यूरिनरी यूरोबिलिनोजेंस, जिसकी वजह से जो है ना वो हर तरफ पेलनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ये था हमारे पास हीमोलिटिक जॉइंटिस। हीमोलिटिक, लिटिक लाइसिस से निकला है जिसका मतलब है ब्रेकडाउन, हीमो मतलब हीम ग्रुप मतलब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रही है हीमोलिटिक जॉइंटिस का। यहाँ पर आ रहा है हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस, यानी कि हेपेटो वर्ड जो है हमारे पास वो लिवर से लिया गया है, हेपेटिक लिवर को कहते हैं, इसी तरह से सेलुलर के लिवर सेल के अंदर कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है कि ये लिवर सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएँ, सिरोसिस हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें लिवर सेल डैमेज हो जाता है, कोई इन्फेक्शियस हो सकता है लाइक हेपेटाइटिस सी, या कोई वायरस इसको अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह से मल्टीपल जो है ना वो टॉक्सिक ड्रग्स लेने से लिवर के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। गर्ज़ ये है कि किसी भी तरह से अगर लिवर के सेल डैमेज हो रहे हैं तो हमें हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस जो है वो देखने को मिल सकता है। इसमें भी क्या होगा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। और
बिलिरुबिन जो कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में, इतनी अच्छी अमाउंट में जो है ना वो बाइल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है ना। सो अगर वो बाइल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस की कंडीशन जो है ना वो इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा जी, ये जो प्रीवियस कंडीशन थी उसमें तो हम लोगों ने कहा था कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बाहर बहुत ज़्यादा निकल रही है क्योंकि ये प्रीवियसली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। व्हाट इफ़ कि अगर ये किसी वजह से ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये ब्लॉक हो जाए, इसका पैसेज ब्लॉक हो जाए, या ये ठीक तरीके से जितनी अमाउंट में इसको रिलीज़ होना चाहिए इंटेस्टाइन के अंदर, ये उतनी अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? फिर भी ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना वो लीक करना शुरू कर देगी ब्लड के अंदर, ठीक है ना। सो इस कंडीशन में हमें जो है ना वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज्ड अमाउंट में मिलती है, ठीक है। यानी कि जो पिछला था हमारे पास जॉइंटिस की कंडीशन, जिसमें हमने कहा था जी हिमोलिटिक जॉइंटिस, उसमें सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमें देखने को मिलती थी। इस केस में हिपेटोसेलुलर जॉइंटिस के केस में हमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी जो है ना वो लिवर के अंदर ब्लड के अंदर देखने को मिलेगी। सो प्लाज्मा के अंदर जो है ना वो एएसटी और एएलटी का लेवल जो है वो काफ़ी हद तक एलिवेट हो जाता है। जितने भी एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं वो इस बारे में जानते हैं कि जब भी लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी एलएफआर सॉरी एलएफटी जब करवाया जाता है किसी भी पेशेंट का, ये चेक करने के लिए उसका लिवर किस हद तक जो है ना वो फंक्शन है, तो उसमें जो है ना ये दोनों कंपाउंड्स का, इन दोनों एंजाइम की जो है ना वो अ, अ, लेवल को ब्लड की कंसंट्रेशन के अंदर जो है ना वो चेकआउट किया जाता है, ठीक है। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस ये एक्चुअली कब एलिवेट करते हैं? जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का बढ़ने की वजह से क्या होता है, यूरोबिलिनोजेंस जो हैं वो भी यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ना प्रोड्यूस हो रहे होना शुरू होते हैं। हमने पीछे चार्ट पढ़ा, इसमें हम लोगों ने ये कहा था कि जब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इधर आती है इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन में आने की वजह से जो है ना ये यूरोबिलिनोजेन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, जब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये यूरिनोबिलिनोजेंस जो है वो कुछ अमाउंट में हमारे यूरिन से भी एक्सक्रीट होती है। जब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब ये चूँकि यहाँ पे इसकी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसकी डायरेक्शन जो है वो ब्लड की तरफ हो गई है, तो ये ब्लड के अंदर मौजूद जो बिलिरुबिन है उसकी एलिमिनेशन अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हो सकती है यूरिन के थ्रू। सो इस वजह से फिर क्या होता है हमारे पास कि यूरिन जो है उसकी जो यूरोबिलिनोजेन की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हद तक यूरिन के अंदर जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। सो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की बात करते हैं थर्ड टाइप में। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है ना वो क्या हो सकती है, किसी तरह की कोई रुकावट हो सकती है बाइल डक्ट के अंदर, जिससे जो है ना वो हेपेटिक ट्यूमर हो सकता है, कोई बाइल स्टोन हो सकता है, ठीक है ना। कि बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो गई है। इसकी सिम्टम्स क्या है कि जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन में एब्डोमेन के अंदर पेन हो रही है, वॉमिटिंग होगी, नाउजिया होगा, स्टूल्स जो है वो पेल कलर के हो जाएंगे, और इसमें भी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो उसका लेवल इंक्रीज कर जाता है, और यूरिनरी यूरोबिलिनोजेंस जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं या बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ना तीन 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 डिफरेंट कंडीशंस हैं। तीन हम लोगों ने जॉन्डिस की टाइप्स पढ़ी, और तीनों की डायग्नोस्टिक के अंदर जो है ना वो तीन बड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला जो हम लोगों ने पढ़ा हिमोलिटिक जॉन्डिस। हिमोलिटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड के अंदर बढ़ रही थी, ठीक है। सो अगर पेशेंट की ब्लड के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है तो इट मीन्स उसको जो है ना वो हिमोलिटिक जॉन्डिस है, ठीक है। अगर पेशेंट के ब्लड के अंदर अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों हैं तो फिर हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होगा। और अगर उसकी और साथ में हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की एक और कंडीशन है कि साथ में उसकी जो यूरिन के अंदर है यूरोबिलिनोजेन, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। सो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर क्या हो रहा है कि यूरोबिलिनोजेन की जो कंसंट्रेशन है यूरिन के अंदर वो बिल्कुल डिक्रीज कर गई है, वो इंक्रीज नहीं कर रही। सो ये तीन मेजर क्लियर सिम्टोमेटिक डिफरेंसेस हैं जॉन्डिस के, जिससे आप जो है ना वो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को जो है वो क्या प्रॉब्लम चल रही है। एक और जॉन्डिस है न्यूबॉर्न्स के अंदर, जो कि हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि न्यूबॉर्न के अंदर एक्चुअली जो हीमोलाइसिस का काम है, या जिसमें हम लोग हीम ग्रुप की डिग्रेडेशन की बात करते हैं, वो मेजरली परफॉर्म की जा रही होती है
सॉरी जब वो फीटस कंडीशन में है तो स्प्लीन कार्य होती है, और न्यू बॉर्न जो है जो ही पैदा होता है तो ये लिवर की तरफ जो है ना वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। इसमें भी नियोनिटल जाइंटिस के अंदर भी हमें जो है ना वो बिल्कुल हीमोलिटिक जाइंटिस जैसी ही कंडीशन देखने को मिलती है कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। डिग्रेडेशन ज़्यादा होने की वजह से जो बिलिरुबिन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ज़्यादा अमाउंट में नहीं जा पा रही, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इस कंडीशन में फिर क्या किया जाता है कि बेबी को जो है ना वो ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट जो है उससे एक्सपोज किया जाता है। ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट क्या करती है, बिलिरुबिन को जो है ना वो मजीद पोलर बना देती है, जिससे वो वाटर सॉल्युबल आइसोमर की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो है वो बाइल के थ्रू जो है वो आसानी से रिलीज हो जाते हैं, इवन विदाउट कॉन्जुगेशन विद द ग्लूकोयूरानिक एसिड, ठीक है। ये जो आइसोमेरिक फॉर्म है जो कि हम कन्वर्ट होती है बिलिरुबिन के को एक्सपोज करने से विद द ब्लू फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली क्या होना होता है, इस बिलिरुबिन ने ग्लूकोयूरानिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर जाना होता है इस इंटेस्टाइन के अंदर। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाएगा। अब अगर हम लोग इस बेबी को एक्सपोज करते हैं ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट से, तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस इंटेस्टाइन के अंदर। उस कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोगों ने जो है ना वो पढ़ना था हीम की, और ये सारा जो है जॉइंटिस की टाइप्स के हवाले से। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।